हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये प्रैक्टिस आपका 3 है, मॉक टेस्ट के रूप में हम लेके आए हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और ज़्यादातर इसमें रिवीजन टाइप में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रिवीजन के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा मॉक टेस्ट लगाएं, हमारे साथ में रहें और हम एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से प्यार से बड़ा ही एक्सप्लेन कर करके आपको बताएंगे। समय तो लगेगा, बट आपकी 125 क्वेश्चन की जगह पे कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे आप करेंगे सही से। तो ऐसे समझो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आप हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला पाएँ। और हम सोच रहे हैं कि एक सेशन चलाया जाए जिसमें बिल्कुल एलटी ग्रेड के लिए लगभग 20 प्रैक्टिस सेट ले आए, जिसमें 120 क्वेश्चन हो, फुल लेंथ टेस्ट ले आए समथिंग 20। तो मैं ये सोच रहा हूँ, तो देखो ये शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे, आप अपनी डिमांड बताएंगे तो हम ऐसा ज़रूर करेंगे। और ये जो है आपका डेडिकेटेड है मोस्टली टीजीटी के लिए, लेकिन इसमें एलटी और यानी कि इनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट यानी कि हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बेनिफिट इसमें आपको सभी के लिए रहेगा, एग्ज़ाम जो भी इंग्लिश वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको फ्रेंड फिगर ऑफ स्पीच बताना है। कौन सा फिगर स्पीच होगा? यानी अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। यानी कि इसमें क्या है कि एक क्राउन जो है, वो राजा का जो ताज है, वो एक पूरी जनता, पूरी समाज के लिए यानी कि इंट्रोड्यूस करता है। जब किसी एक चीज़ का नाम लें और उस एक चीज़ से समझ में आ जाए कि वो पूरे चीज़ के लिए यानी कि पूरे समाज के लिए, उस जैसी सारी चीज़ों के लिए एक बार में इंट्रोड्यूस कर दे, तो ऐसा जो होगा यानी कि क्राउन जो है, यानी कि जो राजा का क्राउन है, वो पूरी शासन पूरी जनता के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऐसी जगह पे वो होता है आपका सैनिक डेची होता है। कौन सा होता है? सैनिक डेची होता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका? सैनिक डेची होगा। ठीक है, ये वाला आपका दूसरा ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हेल्पलेस नहीं होगा फ्रेंड। ये कह रहा है मैन इज कंप्लीटली हेल्पलेस यानी कि अदर एनिमल्स इन हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर हेल्पलेस की जगह पे फ्रेंड डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है वो अदर यानी कि जो एनिमल्स हैं उनकी तुलना में बिल्कुल डिफरेंट है। कैसा है? डिफरेंट है। कैसा है? डिफरेंट है। कैसा? अदर दैट डिफरेंट। तो यानी कि अदर यानी कि मैन इज कंप्लीटली डिफरेंट अदर एनिमल इन हिज चाइल्डहुड। तो इसका मतलब है यहाँ पर डिफरेंट के बाद में जो प्रीपोजिशन आएगा वो फ्रॉम आएगा फ्रेंड। कौन सा होगा? फ्रॉम होगा। तो डिफरेंट हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो फ्रॉम लेता है। क्या लेता है? फ्रॉम लेता है, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम होगा। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे। गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। यानी कि अधिक सुनो और कम बोलो। अधिक सुनो और कम बोलो। तो यहाँ पर कंट्रास्टिंग हो रहा है। क्या है? कंट्रास्टिंग हो रहा है। यानी कि जब कंट्रास्ट हो रहा होता है, जब विरोधाभास हो रहा होता है, यानी कि दो वर्ड अपोजिट होते हैं। यानी कम यानी कि ज़्यादा और कम, यानी कि ज़्यादा सुनो और कम बोलो। तो ये क्या है? यहाँ पर आपका जो कंट्रास्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है एंटीथेसिस होना। जब विरोधाभास की बात आती है तो वहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है वो एंटीथेसिस होता है फ्रेंड। ठीक है, पर राइट ऑप्शन आपका क्या है? एंटीथेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। फैंसी इमेजिनेशन। फैंसी और इमेजिनेशन दीज टर्म्स वर यूज्ड बाई विच राइटर। यानी कि जो फैंसी और इमेजिनेशन है, ये जो टर्म है वो किस राइटर के द्वारा यूज की गई थी? तो यहाँ पर जो राइटर हैं फैंसी और इमेजिनेशन, ये जो यूज की गई है ये टर्म किसके द्वारा यूज की गई है? तो मैं बता दूं आपको, वो जो राइटर हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी बायोग्राफी एंड लिटरेरिया, जिसके अंदर ये बताया गया था कि फैंसी एक टर्म अलग है और इमेजिनेशन एक अलग है। इन दोनों को डिवाइड कर दिया था, अलग अलग इनका विभाजन किया गया था, इनको बिल्कुल अलग करके बताया था उन्होंने इनके बारे में। तो यहाँ पर फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में जो बात की गई थी, तो वो बुक थी आपके
यानी कि एस.टी. कॉलरिज साहब की। किसकी थी ये? बायोग्राफी एंड लिटरेरिया जो बुक थी वो एस.टी. कॉलरिज साहब की थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होली ट्री इज एसोसिएटेड सीन्स ऑफ गुडविल। तो आप सब जानते हैं एसोसिएटेड के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन जो आता है वो विद आता है। क्या आता है? विद आता है। तो एसोसिएटेड विद क्या आएगा यहाँ पर? विद आएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा यहाँ पर। अगला है द लाइन्स फियर, यानी कि ये जो लाइन है, फियर नो मोर द हीट ऑफ सन, ये जो कोट है वो वर्जीनिया वुल्फ ने मिसिस डॉलोबी में यूज की थी। तो ये शेक्सपियर के किस वर्क में आती हैं ये बताना है आपको फ्रेंड। तो यहाँ पर ये बात करें हम तो ये शेक्सपियर का एक प्ले है सिम्बलिन, इस सिम्बलिन के अंदर ये प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? विल बी सी होगा। यहाँ पर सिम्बलिन में आती हैं। ये कहाँ आती हैं? सिम्बलिन। अब ये जो स्पीच है यानी कि ऑल द वर्ल्ड से स्टेज स्पोकन बाय जैक, यानी कि ये जैक के द्वारा बोली गई। ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, यानी कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक रंगमंच है। क्या है? पूरी दुनिया है वो रंगमंच है। जो जैक आता है वो कहाँ आता है ये बताना है। तो ये जैक होता है वो एज यू लाइक इट में आता है। कहाँ आता है फ्रेंड? एज यू लाइक इट में। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? ए है यहाँ पर। ये बहुत ही फेमस लाइन है, आपको पता होना चाहिए। फियर सीड्स टाइम हैड माई सॉल एंड आई ग्रो अप, यानी कि फोस्टर्ड अलाइक वाई एंड वाई। यहाँ पर ये आपको ये वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं, प्रिल्यूड से ली गई हैं। इनमें दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ साहब हैं वो ये कहते हैं कि मेरे लिए, मेरी आत्मा जो है, मेरी आत्मा के लिए सुंदरता और भय इन दोनों ने मिलकर पाला है। यानी कि सुंदरता यानी ब्यूटी और फियर यानी कि डर, इन दोनों ने मिलकर पाला है। तो इसका मतलब है यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा फ्रेंड, यानी कि ब्यूटी एंड फियर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आइडिया ऑफ ई सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, यानी कि जो पोइट्री है, कविता है, वो प्रत्येक व्यक्ति की, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में होना चाहिए। जो यानी कि एपियर इन विच वर्क, यानी किस वर्क में ये बात कही थी वर्ड्सवर्थ साहब ने, ये बताना है हमें। तो फ्रेंड यानी कि उन्होंने कहा था कि जो पोइट्री है वो प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में होनी चाहिए। ये उन्होंने एक प्रीफेस लिखा था लिरिकल बैलेड्स का, जो कि 1800 में आया था फ्रेंड। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला आपका? डी होने वाला है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में ये बात कही थी उन्होंने। अगला है, नाहुम टेट इज रिमेम्बर्ड फॉर विच टाइप ऑफ एंडिंग, यानी नाहुम टेट जो है वो किस टाइप की एंडिंग के लिए, यानी कि वर्क की एंडिंग के लिए वो जाने जाते हैं। तो क्या था कि एक विलियम शेक्सपियर का एक वर्क था जिसकी एंडिंग जो थी वो ट्रेजिक थी, जिसको ट्रेजिडी में काउंट किया गया। किसमें? ट्रेजिडी में फ्रेंड। लेकिन जो नॉम टेट थे उस वर्क को उन्होंने पब्लिश कराया था, उन्होंने खुद से बनाया, लिखा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। और वो क्या किया? उन्होंने ये चेंजिंग किया कि जो उसकी एंडिंग जो थी वो फ्रेंड हैप्पी कर दी। क्या कर दी? हैप्पी कर दी। ट्रेजिक एंडिंग को क्या कर दिया? हैप्पी एंडिंग बना दिया। तो वो प्ले और कोई और नहीं था, वो ट्रेजिडी थी विलियम शेक्सपियर की, किंग लियर। कौन सी? किंग लियर थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यानी कि सी होगा, यानी कि गिविंग ए हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। यानी नाहुम टेट जो है वो हैप्पी एंडिंग के लिए जाने जाते हैं, किंग लियर की। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो ये ATTROCITIES, ATT वाला ये गलत है यहाँ पर। ATRORC ये भी गलत है आपका, यानी कि यहाँ पर ये दोनों ही आपके गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ATROC के बाद में आई आना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी होने वाला है, ATROCITIES, एट्रोसाइट्स, यानी कि एट्रोसाइट्स, ये वाला आपका राइट होगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, यानी कि आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें मिस स्पेल्ड बताना है, यानी ऑब्नॉक्सियस, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ऑब्नॉक्सियस वाली स्पेलिंग सही है। और नीचे देखो, करिकुलम ये भी सही है। एक्लेस्टिकल ये भी सही है।
इंसोसिएनेंस ये गलत है, वी आपकी गलत है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन फ्रेंड क्या होने वाला है यहाँ पर, राइट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर वी वाला, क्या होगा वी। ये वाली आपकी स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है, गलत है। अगला है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ फ्रेंड आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसमें कोई भी सही नहीं होगा, यानी कि कोई भी पंक्चुएशन इसका सही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, वैसे ये वी वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि फ्रेंड यहाँ पर इसका ये इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, यहाँ से हटाने के बाद में ये इन्वर्टेड कॉमा सही यहाँ पर लगा रहने दिए, इसके बाद में यहाँ पर एक कॉमा लगाइए और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करिए, वाई से स्टार्ट करिए, यानी कि वाई को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करिए और इसके बाद में ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये वाला सही होगा, वी वाला सही कर सकते हैं। बाकी तो इसमें करेक्शन है बहुत ज़्यादा, ये गलत हो गया आपका। अदर देन ए कॉमा विच पंक्चुएटेड मार्क इज यूज्ड टू सेट ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन। एक डायरेक्ट कोटेशन को बताने के लिए अगर कॉमा ना लगाएं हम, तो कॉमा के अलावा हम क्या लगाना चाहें, क्या लगा सकते हैं, कॉमा के अलावा हम क्या लगा सकते हैं जिससे हम लोग डायरेक्ट कोटेशन को लिखें। तो वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट कोटेशन को लिखने के लिए सबसे बेहतर जो होता है आपका कॉलन होता है। क्या होता है, ये कॉलन होता है, इस टाइप से, सॉरी इसी के जस्ट नीचे ये इस टाइप से दो बिंदियां लगा दी जाती हैं और आगे की बात कह दी जाती है, तो वो आपका क्या होता है, कॉलम्स होता है। क्या कहलाता है, कॉलम्स कहलाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका फ्रेंड, ये वाला वी होगा आपका, क्या होगा आपका वी, कॉलम्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन, इसका करेक्ट बताना है। फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट यानी कि दिया है आपको, इनडायरेक्ट दिया है जिसका डायरेक्ट बताना है, यानी कि डायरेक्ट बताना है। तो देखो जो वेड है ना, ये वेड है, इस वेड को तो सेट टू में हम बना देंगे। इसके बाद में ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपका मी हो जाएगा, इसके बाद में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है और बाकी गुड बाय है। यानी कि जो इसमें ऐसे टाइप के जो होते हैं गुड बाय वगैरह वाले, इसमें दैट वगैरह नहीं लिया जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्या होगा, ए होगा यहाँ पर राइट, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा, ए बिल्कुल राइट है। ही सेड टू मी, उसने कहा मुझसे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में गुड बाय, यानी कि फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ठीक है, ये राइट होगा आपका ए वाला। अगला है ट्रांसम्यूटेशन का अपोजिट बताना आपको। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन करना, बदल देना। तो परिवर्तन का मतलब स्थायी होना होगा, स्थायी जिसको बदला ना जा सके। तो परपेचुएशन, यानी कि परपेचुएशन, इसका मतलब है राइट ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ पर। क्या होगा आपका, जिसको बदला ना जा सके, स्थायी हो, परपेचुएशन होगा यहाँ पर, राइट होगा। ठीक है, अगला है हैविंग वुमेनली ट्रीट्स इज नाउ एज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो औरतों के जैसे व्यवहार करता है, यानी कि वुमेन की तरह ट्रीट करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो जो फेमनाइन हैबिट्स वाले जो पर्सन्स होते हैं, उन पर्सन्स को हम एफेमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, इफेमिनेट कहते हैं। तो राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा, वी होगा यहाँ पर। क्या होगा फ्रेंड, वी होगा, यानी कि इफेमिनेट होगा, वो क्या होगा, इफेमिनेट कहलाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आपको स्पेलिंग बतानी है, किसकी है। तो कोरोबोरेट, कोरोबोरेट जो लिखते हैं हम लोग, उसमें डबल आर होता है। क्या होता है, डबल आर होता है। तो इसका मतलब इसमें डबल आर है नहीं, इनमें एक में भी डबल आर नहीं है, ये गलत, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत। तो इसका मतलब आपका एक ही ऑप्शन में डबल आर है, डी में, CORROVORAT, कोरोबोरेट। तो ये वाला आपका राइट होगा यहाँ पर फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट है द करेक्ट एंटोनियम ऑफ टाइरो। वन सेकेंड, टाइरो का आपको एंटोनियम बताना है। टाइरो का मतलब होता है फ्रेंड नौसिखिया, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है किसी के बारे में। नौसिखिया को हम लोग फ्रेंड क्या कहते हैं, टाइरो कहते हैं। तो नौसिखिया का जो एंटोनियम होगा वो एक्सपर्ट होगा। तो टायर्ड यानी थका हुआ, अल्टर जिसमें कुछ कमी होती है, यानी कि नॉविस, यानी कि जो नौसिखिया जिसको हम नॉविस नौसिखिया ही में कहते हैं। तो वर्चुओसो, ये क्या होगा आपका राइट होगा, यानी कि जो क्या होगा एक्सपर्ट। क्या होता है, वर्चुओसो का मतलब एक्सपर्ट होता है, खूब सीखा हुआ, जानता है किसी चीज़ के बारे में,
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन, इसमें से इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट बनाना है और करेक्ट बताना है, इसमें कौन सा होगा। तो आपको फ्रेंड बता दें, लेट अस सिंग टुगेदर यानी कि हम सब साथ में गाएंगे। तो यहाँ पर टुगेदर यानी कि प्लूरल, यानी कि यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि सी सैड के लिए हम लोग किस में बदलेंगे, सैड को हम प्रपोज में बदल देंगे, इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग दैट लगा देंगे। इसके बाद में लेटेस्ट के लिए हम लोग दे शुड में बदल देंगे, लेटेस्ट के लिए हम किस में बदलेंगे, दे शुड में, बाकी सेम रखेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर लेटेस्ट की जगह पे क्या आएगा, दे शुड आएगा। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका ए आएगा। क्या आएगा आपका, ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्या होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो ना ही तो पुरुष होता है और ना ही स्त्री होता है, यानी कि नाइदर ए मैन और नोर ए वुमेन, उसको क्या कहते हैं, सब जानते हैं, यूनक। क्या होता है, यूनक। जो आप देखते होंगे जब कहीं भी कोई खुशी होती है तो वो लोग आते हैं अपना हक लेने के लिए, तो उनको क्या कहते हैं, यूनक। जिसको देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है एकदम से, तो वो होते हैं आपके यूनक कहलाते हैं, ठीक है। ए मेजर क्रिमिनल, एक ऐसा क्रिमिनल इज नाउ एज, यानी जो बहुत बड़ा क्रिमिनल, बहुत बड़ा अपराध होता है, उसका नाम क्या होता है। बहुत बड़ा क्रिमिनल जो होता है, बड़ा बहुत ज़्यादा ही बड़ा अपराधी जो अपराध कहलाता है, उस अपराध को क्या कहते हैं। वो अपराध आपका होता है, बड़ा अपराध जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लॉनी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लॉनी। कैसा क्रिमिनल, जो बहुत बड़ा अपराधी होता है उसे फ्लॉनी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है आपका। वन हु इज ग्रीडी, यानी कि लालची व्यक्ति, क्या कहते हैं, लालची व्यक्ति क्या कहलाता है, तो लालची व्यक्ति होता है वो अवेसियस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवेसियस कहलाता है। इसका सिनोनियम है आपका अवेसियस। वन हु इज ग्रीडी, यानी कि इसका मतलब राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि वो क्या कहलाता है आपका, अवेसियस होता है। क्या कहलाता है, अवेसियस। एक ऐसी हार जो बहुत बुरी तरह से हुई हो, यानी ये फाइनल क्रशिंग डिफीट वी कम्स, यानी बहुत बुरी तरह से हार हुई हो, ऐसी हार को हम लोग कहते हैं वाटरलू। क्या कहते हैं फ्रेंड, वाटरलू। जो कि नेपोलियन वाटरलू में लास्ट बार हारा था बहुत बुरी तरह से, तो वहीं वाटरलू की जगह से ही ये लिया गया है शब्द वाटरलू, यानी ऐसी हार जो बहुत बुरी तरह से होती है उसको वाटरलू कहते हैं। तो क्रिएटिव एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी बनाई गई हो, चाहे वो लिखी गई हो, चाहे वो पिक्चर फोटो हो, या फिर वो कोई फिल्म हो, यानी कि जिसमें और कैसी हो, ऑफ यानी कि लिटिल, और कैसी हो, छोटी हो, और नो लिटरेरी, और जिसमें कोई साहित्य या आर्टिस्टिक वैल्यू ना दी हो, यानी कोई साहित्य की बात नहीं, कोई कला की बात नहीं हो उसके अंदर, वो केवल और केवल किसके लिए, सेक्सुअल डिजायर के लिए बनाई गई हो। किसके लिए, सेक्सुअल डिजायर के लिए, सेक्सुअल इच्छा पूरी करने के लिए बनाई गई हो, तो आप सब जानते हैं उसके लिए क्या कहते हैं, पोर्नोग्राफी। क्या कहते हैं फ्रेंड, पोर्नोग्राफी। राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ए होगा। क्या होगा वो, पोर्नोग्राफी। राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। यानी कि यहाँ पर देखना है, व्हाट वर्ड डू वी यूज फॉर ए पर्सन हु इज मोरबिडली कंसर्न्ड विद हिज हेल्थ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, बहुत ज़्यादा ही चिंतित रहता है हमेशा। छोटी सी भी कोई बीमारी हुई उसको एकदम से चिंता हो जाती है, अरे ये तो मेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलिट्यूडिनेरियन। वेलिट्यूडिनेरियन, वेलिट्यूडिनेरियन, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा, वेलिट्यूडिनेरियन। बाकी मैं तो ये बोल पा रहा हूँ, आप क्या बोलते हैं आप जाने। वेलिट्यूडिनेरियन ये आपका राइट होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। यानी कि फोर्थ स्टेट, लोकतंत्र की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, यानी कि चौथा स्तंभ क्या कहलाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है, आप सब जानते हैं फ्रेंड, प्रेस। क्या होता है चौथा स्तंभ, क्या आपका, प्रेस होता है, यानी कि मीडिया। ये क्या है आपका, फोर्थ स्टेट है, यानी कि चौथा स्तंभ है। राइट ऑप्शन विल बी डी होगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्मेल ए रैट इज टू, यानी कि स्मेल आना है, महक आना है, यानी कि चूहे की गंध आना है। तो इसका मतलब है चूहे की गंध दूर से एकदम से आपको बड़ा तीखी सी मालूम होती है, एकदम से लगता है कि कहीं चूहा वूहा मर गया लग रहा है घर में,
तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आपको शक हो जाता है, संशय हो जाता है। क्या हो जाता है, संशय हो जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब शक होना, संशय होना, यानी कि टू बी सस्पिशियस, यानी कि क्या है, बी सस्पिशियस। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा, ए होगा यहाँ से। यानी कि टू स्मेल ए रैट, यानी कि चूहे की गंध आना। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। हाँ, इसको आपको क्या बनाना है, इसका आपको सुपरलेटिव बनाना है फ्रेंड। क्या होगा, तो यहाँ पर सुपरलेटिव क्या होना होगा, यानी क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, यानी कि क्रिकेट इज नोट, यानी कि इज नोट द, ये नोट लग गया यहाँ पर, ये तो गलत हो गया आपका। क्या हो गया आपका, ये वाला आपका गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, देखो यानी क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, ये नहीं होने वाला है, ये गलत। बी वाला नोट मोस्ट पॉपुलर गेम, ये भी गलत हो गया। इसके बाद में क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, और इसके बाद में ये देखो डी वाला क्या कह रहा है, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरेस्ट। देखो मोस्ट भी एक सुपरलेटिव हो गई और पॉपुलरेस्ट, इसको सुपरलेटिव बनाने की कोशिश की गई है, तो ये बनेगा नहीं ऐसे। इसका मतलब ये वाला भी है। तो बचा आपका एक ही ऑप्शन, यानी कि क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, यानी कि राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा आपका, सी होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, सी होगा फ्रेंड, राइट ऑप्शन आपका सी। ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, यानी क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। ठीक है। हाँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में बना, ही सून फॉरगेट द लॉस विच ही हैड सस्टेंड। तो यहाँ पर इसको आपको सिंपल बनाना है। देखो इसमें क्या है, दो क्लाउज नहीं होंगे, सिंपल में सिंगल क्लाउज होता है, एक ही क्लाउज होता है। तो एक ही क्लॉज की बात करेंगे, तो ही यानी कि यहाँ पर देखेंगे ही सून फॉरगेट हिज लॉस, यानी कि उसके लॉस को वो बहुत जल्दी ही भूल गया। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, देखो इसमें ही सून फॉरगेट द लॉस सस्टेंड बाय हिम, तो ये भी नहीं होने वाला यहाँ पर, ये वाला गलत है आपका, ये वाला भी गलत है। और एक के बाद में भी है ही सून फॉरगेट ही सस्टेंड लॉस विच ही हैड, ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। और ही वाज इन इन लॉस ही सून फॉरगेटेड, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब एक ही बचा आपका, क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर, ये आपका करेक्ट है। अगला, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन। इन दो सेंटेंसेस को एक में बनाना है, यानी कि सी इज इल, सी हैज़ लाइट फीवर, यानी कि इसका आपको एक बनाना है। तो इसका मतलब क्या हो, इसको कंबाइन करना है। तो यहाँ पर ये समझ लो कि वह बीमार था, किस लिए बीमार था, उसको थोड़ा बुखार था। इसका मतलब है कि वह थोड़े बुखार की वजह से बीमार थी, वह थोड़े बुखार की वजह से क्या थी, बीमार थी। सी इज ईमेल, यानी कि बीमार है, यानी कि इसका मतलब सी इज इल, यानी वह बीमार है। सी हैज़ लाइट फीवर, उसको क्या है, थोड़ा सा बुखार है। तो इसका मतलब सी इज इल, यानी वह बीमार है, एंड सी हैज़ लाइट फीवर, नहीं ये भी गलत है, यानी सी इज इल विद लाइट फीवर। और इसके बाद में है, यानी कि वो थार करेक्ट या फिर वो थार रॉन्ग। इसका मतलब यहाँ पर ये हमारे हिसाब से तो ये सी वाला होगा राइट ऑप्शन। क्या होगा, सी वाला होगा यहाँ पर, यानी सी इज इल, वह बीमार है, विद लाइट फीवर, यानी किसकी वजह से, थोड़े से बुखार की वजह से, वह बीमार है थोड़े से बुखार की वजह से। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी। यहाँ पर आपको ब्लैंक भरना है, यानी कि वाई वॉज एक्सक्यूड, यानी कि माफ़ कर दिया गया। नाइदर आएगा, एक्सीलेंट, वन या फिर ईच। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हमारे हिसाब से ईच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक लड़के को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया गया, ईच बॉयज, यानी ईच बॉय वॉज एक्सक्यूड, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा, वी होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, बी होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका वी होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ही इज एन ऑथर एंड पब्लिशर। यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, प्रीपोजिशन क्या होने वाला है वो बताना आपको, यानी ही इज एन ऑथर एंड पब्लिशर, वह एक लेखक भी है, यानी क्या है, ही इज एन ऑथर, वह एक लेखक है और वह एक पब्लिशर भी है, वो दोनों ही है।
तो यहाँ पर एट, इन, वाई या फिर ऑफ क्या होने वाला है यहाँ पर आपके ऑप्शन बदल गए। क्या हो गए? ये ऑप्शन बदल गए। एक ऑप्शन जो था यहाँ पर वो टू था, TOO था। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर रंग है। एक ऑप्शन था TOO, तो यहाँ पर वो आने वाला था प्रीपोजिशन। क्या होने था? हाँ, TOO ये प्रीपोजिशन आ सकता है। यानी कहने का मतलब वो एक ऑथर है और इसके साथ साथ वो एक पब्लिशर भी है। क्या है? एक पब्लिशर भी है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन होगा। ये ऑप्शन आपके गलत है, यहाँ पर और ऑप्शन थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मार्क द पार्ट विच कंटेंट्स एन एरर, इसमें से एक एरर बताना है। यानी कि आवर न्यू नेबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका, यानी कि सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर यानी कि प्रेजेंट हाउस, नो एरर। टी, तो आपको यहाँ पर ये पार्ट सभी दिए हैं, A, B और C और ये D करके दिए हैं। 4 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट आपका A होगा, दूसरा पार्ट आपका B होगा, तीसरा पार्ट C और चौथा पार्ट लास्ट वाला आपका D होगा। तो यहाँ पर किसमें एरर है वो आपको फ्रेंड यहाँ पर बताना है। आपको क्या होने वाला है। तो यहाँ मैं बता दूं आपको, ये सिंस जो है ना 10 years, क्या है आपका 10 years जो है वो 10 years के लिए आपके लिए सिंस नहीं आएगा। ये एक टाइम पीरियड है। क्या है? एक ये टाइम पीरियड है। यानी कि जैसे 4-10 years होता है, ऐसा कुछ होता तो सही होता 4-10 years। तो इसका मतलब सिंस की जगह पे क्या आएगा आपका 4 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए फ्रेंड? 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये आपका, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, ये वाला जो पार्ट है ये A वाला है और ये दूसरा वाला ये पार्ट जो है वो V वाला है और ये वाला आपका C पार्ट है और ये D वाला ये लास्ट में ये दिया, ये नो एरर वाला ये क्या है आपका D वाला पार्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये पार्ट जो है B वाले पार्ट में आपका एरर है। कौन से वाले में? V वाले पार्ट में एरर है। सिंस की जगह आना चाहिए आपका 4 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, FOR 4 आना चाहिए। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। चेंज द वॉइस, इसमें वॉइस में चेंज करना है, इसका वॉइस बनाना है। तो यानी कि एक्टिव पैसिव बनाना है। आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, इसका बताना है क्या होने वाला है। द वर्क वॉज एक्सपेक्टेड टू फिनिश इन टाइम बाई मी, गलत है। नन ऑफ दिस। उसके बाद सी है आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू फिनिश इन टाइम। आई एक्सपेक्टेड द वर्क, यानी आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश्ड इन टाइम, यानी कि थर्ड फॉर्म आएगी। आपको पता होना चाहिए टू बी फिनिश्ड इन टाइम। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पर? वी होगा। क्या होगा? वी होगा। टू बी फिनिश्ड इन टाइम, तो इसका मतलब ये वी आपका राइट है यहाँ पर, ये बी आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज द वॉइस, इसको भी वॉइस में ही बनाना है। इट वाज यानी कि एक्सपेक्टेड वाई द रोमन्स दैट दे वुड कॉन्कर कार्थेज। ई ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन ये रहे। आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि ये रहा आपका। देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। देखो बताइए जल्दी से क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। द रोमन्स, क्या है? द रोमन्स कहाँ से बनेगा? द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर कार्थेज, टू कॉन्कर कार्थेज। तो राइट ऑप्शन विल बी क्या होगा आपका? ए होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आई एम बैडली इन नीड मनी, आई एम बैडली इन नीड मनी। तो यहाँ जो डेडेस है यहाँ पर क्या आएगा वो भरना है। राइट प्रीपोजिशन भरना है। यहाँ पर क्या होने वाली है, यानी कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, यानी मुझे पैसों की क्या है? बहुत ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या आने वाला है यहाँ पर? प्रीपोजिशन जो राइट होगी वो हमारे हिसाब से ऑफ होगा। क्या होगा? यानी आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑफ आएगा आपका प्रीपोजिशन। राइट प्रीपोजिशन क्या होने वाला है आपका?
ऑफ होने वाला है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, सी है। यहाँ पर क्या है आपका, सी है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लुक्स एट मी सस्पिशियस, उसने मेरी तरफ संशय से देखा, यानी कि संशय से देखा, शक से देखा, तो क्या आने वाला, तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है फ्रेंड, विद आएगा। क्या आएगा आपका, विद। प्रीपोजिशन आपका राइट ऑप्शन विल बी सी होगा, यानी कि विद। प्रीपोजिशन क्या होगा आपका, विद आएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है, फॉरगेट मी नोट इज सिंगुलर, ये किसका सिंगुलर है, आपको इसका प्लूरल बताना है, ये सिंगुलर है किसका, तो राइट ऑप्शन ए है यहाँ पर, यानी कि फॉरगेट मी नोट्स, क्या होगा, फॉरगेट मी नोट, ये वाला है, इसका आएगा, ये इसका सिंगुलर है, ठीक है। लास्ट वाले में नोट में आपका एस लगना है यहाँ पर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल वर्ब, यानी कि यहाँ पर वर्ब है ही, हिज एप्लीकेशन, यानी कि हिज एप्लीकेशन व्हेन ही, यानी कि ही हैड नोट गुट द नेसेसरी सर्टिफिकेट, क्या होगा यहाँ पर, सही प्रीपोजिशन क्या होगी आपको बतानी है यहाँ पर। विड्रॉ, क्या होगा, विड्रॉ, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी कि विड्रॉ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट, यानी कि स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज इज नाउ एज, यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूप से ऑफिशियल वर्क के लिए पेपर का पालन किया जाता है, पेपर के लिए, तो वो क्या कहलाता है, यानी बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई की जाती है ऑफिशियल वर्क के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूप से, वो क्या कहलाता है आपका, रेड टैपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रेड टैपिज्म। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, डी होगा। क्या होगा आपका, डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, नथिंग इज नाउ टू यू, तो यू डू नॉट नाउ एनीथिंग, यू नाउ समथिंग, नथिंग नाउ यू, यानी नथिंग इज नाउ टू यू, इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका ये होगा, यानी यू डू नॉट नाउ एनीथिंग, आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर। प्रेशराइज्ड हैप्पीनेस इज द एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो प्रेशराइज्ड हैप्पीनेस होती है, मुझे इसमें संशय लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन जो है कुछ थोड़ा सा मिस्टेक सा लग रहा है, लेकिन आपकी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके आधार पे इसका जो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट का, आप अपने हिसाब से कुछ खुद से देखें, ट्रांसफर्ड एपिथेट का ये एग्जाम्पल है, वैसे तो बुक में जो दिया है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट दिया है इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज द यूज ऑफ वर्ड, यानी इट्स प्रोनाउंसिएशन इमिटेट्स द साउंड ऑफ द वेरी, यानी कि वेरी वर्ड डिस्क्राइब्स इट इज, यानी कि जब साउंड्स ध्वनि का जो इमिटेशन वगैरह होता है, तो वो आपका ध्वनि वाला जो होता है ओनोमोटोपिया, यानी ओनोमोटोपिया कहलाता है, ओनोमोटा, यानी कि क्या है, ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया। राइट ऑप्शन क्या है आपका, सी है, ओनोमेटोपोइया। देखो रॉबर्ट फर्स्ट डिफाइंड फ्री वर्स एस, यानी कि रॉबर्ट फर्स्ट ने जो फ्री वर्स को डिफाइन किया था, वो किस तरह से डिफाइन किया था, किसकी तरह से डिफाइन किया था, आपको ये वाला आपको बताना है यहाँ पर फर्स्ट, यानी कि प्लेइंग टेनिस विद ए नेट, या प्लेइंग टेनिस विदाउट ए नेट, प्लेइंग टेनिस विदाउट ए नेट, टेनिस विदाउट अ नेट, प्लेइंग टेनिस विदाउट ए रेस। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा आपका राइट आंसर 45 का, यानी कि प्लेइंग टेनिस विदाउट ए नेट, यानी विदाउट ए नेट, यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, यानी प्लेइंग टेनिस विदाउट ए नेट, यानी कि सी आपका राइट होगा यहाँ पर, ये सी वाला आपका राइट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग, देखो ब्लैंक वर्स, स्टिंजा वर्स, जेनर, जो है इसको क्या करना है, मैच करना है। ब्लैंक वर्स 46 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 46, इसको क्या करना है आपको, मैच करना है। तो मैच करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें गायब हैं मुझे लगता है,
इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं गायब हैं, इसकी कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो ये क्वेश्चन आपका छोड़ दो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं छूट गई हैं। पॉइंट ऑफ व्यू इज ए वांटेज पॉइंट फ्रॉम विच राइटर नो, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बताइए क्या होने वाला है। पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर देखो, द वांटेज पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर टेल्स द स्टोरी, यानी कहने का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि जो राइटर है वो पूरी स्टोरी को किस पे दिखाना चाह रहा है, उस स्टोरी में क्या दिखाना चाह रहा है, तो उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। यानी कि जो स्टोरी बताई जा रही है पूरी, वो क्या बताना क्या चाह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी राइटर क्या बताना चाह रहा है, किस चीज़ पे पॉइंट करना चाह रहा है, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि द वांटेज पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर टेल्स द स्टोरी, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी वी होगा यहाँ पर, क्या होगा आपका बी, आपका यहाँ पर राइट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ग्रीमस, सेम, द सैटेनिक, यानी कि वर्सेस, द मूर्स लास्ट, साई एंड शालीमार, द क्लोन आर द नॉवेल्स ऑफ, ये जो नॉवेल हैं ये किसके हैं, ये बताना है आप लोगों को, ये जो नॉवेल हैं वो किसके हैं। ये आपको नॉवेल किसके हैं ये बताना है। तो सलमान रुश्दी, ये जो सलमान रुश्दी हैं इनके ये नॉवेल हैं, ये सभी नॉवेल किनके हैं, ये सलमान रुश्दी के हैं, राइट ऑप्शन विल बी सी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हु रूड द वाइट टाइगर, जो वाइट टाइगर है वो किसने लिखा है, देखिए। तो ये वाइट टाइगर जो लिखने वाले हैं वो आपके अरविंद अडिगा हैं, कौन है, अरविंद अडिगा। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर वी है, क्या है आपका अरविंद अडिगा ने ये वाइट टाइगर लिखा है, ये वर्क जो किनका, अरविंद अडिगा का है। यूजलेस रिपीटिशन, जो यूजलेस रिपीटिशन होती है किसी शब्द की, किसी वर्ड की बार बार रिपीटिशन की जाती है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, यानी कि वो क्या है, ज़रूरी नहीं होती है। तो यूजलेस जो रिपीटिशन होती है, जैसे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम कल बाजार गया, राम, अब बार बार राम आ रहा है, या कोई हरीश है वो उसका नाम बार बार आ रहा है, तो हम उस नाउन की जगह रिपीटिशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो जो बार बार रिपीटिशन होती है वो बहुत ज़्यादा यूजलेस होती है, उसको यानी क्या कहलाता है, टोटोलॉजी कहलाती है, वो क्या कहलाता है आपका टोटोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, टोटोलॉजी, यानी राइट ऑप्शन डी, क्या होगा, डी होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है जैक डेरिडा हु रोट ऑफ ग्रामेटोलॉजी इज एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन, ही वॉज, यानी कि वो क्या थे, यानी कि जैक्स डेरिडा थे जिन्होंने क्या लिखा था आपका, ग्रामेटोलॉजी लिखा था, जो कि डीकंस्ट्रक्शंस पे आधारित था। वो कौन थे, एक फ्रेंच फिलोसफर एंड क्रिटिक थे, या फिर एन अमेरिकन फिलोसफर एंड क्रिटिक थे, या फिर ए डच फिलोसफर एंड क्रिटिक थे, इनमें से कौन सा हुआ। तो यहाँ पर वो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ये जो थे एक फ्रेंच के फिलोसफर और क्रिटिक थे, यानी कि फ्रांस के थे, फ्रेंच के थे, और वो क्या थे, फिलोसफर दार्शनिक, और क्या थे, क्रिटिक थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है आपका, ए होगा यहाँ पर। अगला है इन आइएम्बिक ईच फूट इज कॉल्ड, यानी कि प्रत्येक फूट को, यानी कि आइएम्बिक में एक फूट को क्या कहते हैं हम लोग, स्पॉन्डी कहते हैं, फूट कहते हैं, स्लेबल कहते हैं, या फिर आयम्बस कहते हैं। तो वो आपका राइट ऑप्शन डी होगा। वो क्या कहलाता है, आयम्बस कहलाता है। एक जो फूट होता है, प्रत्येक फूट को क्या कहलाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, आयम्बस कहते हैं, आयम्बस कहते हैं, क्या आयम्बस कहते हैं, आइएम्बिक में आईएमएस। मूड, मूड क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट या मेकिंग ऑफ द माइंड, या फिर एन यानी एन एटमोस्फियर क्रिएटेड बाई ए राइटर्स डिक्शन एंड द डिटेल सिलेक्टेड, या फिर एन एटमोस्फियर क्रिएटेड बाई राइटर्स पर्सनालिटी एंड द ड्रेस कोड। ये क्या है, इसमें आपको बताना है, यानी कि मूड का मतलब क्या होता है यहाँ पर 53 का। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एक चीज़ बताएं आपको, जैसे कोई सीन आता है
तो आप देखेंगे जब कभी बुरा होने वाला होता है, कभी कभी मूवीज़ में या किसी में देखा, जब कहीं बुरा होने वाला होता है तो आप देखते होंगे बड़ा काले काले बादल से एकदम डरावना सा, वहीं आंधी तूफान या बारिश, आंधी तूफान जैसी चीज़ें आना, एकदम से बड़ा भयंकर ज्वालामुखी फटना, ये कुछ चीज़ें, या फिर बड़ा एकदम से अंधेरा अंधेरा छा जाना, ऐसे सीन होने से पहले कुछ आपको दिखाई देता है। यानी कि उससे आप समझ लेते हैं कि अब कुछ बुरा होने वाला है, या फिर जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो तो उससे पहले सुहावना मौसम हो जाना है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो उसका माहौल क्रिएट किया जाता है, यानी कि सीन को पब्लिश, यानी कि सीन को आने से पहले उसका जो मूड, यानी कि मतलब मेकअप किया जाता है माहौल का, उस जगह को सिलेक्ट किया जाता है, उस माहौल को बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बादल से चल रहे होते हैं, उसमें आते हैं जिसमें आइस वगैरह के द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी फ्रेंड क्या कहलाते हैं, मूड कहलाते हैं। क्या कहलाता है, मूड कहलाता है। यानी कि जो एक राइटर के द्वारा एक एटमोस्फियर को जो यानी कि क्रिएट किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका, सी होगा। क्या होगा आपका फ्रेंड, सी होगा राइट ऑप्शन। एन एटमोस्फियर क्रिएटेड बाई ए राइटर्स डिक्सन एंड द डिक्सन एंड द सॉरी वन सेकेंड एंड द डिलेक्ट यानी डिटेल्स सेलेक्टेड। ठीक। अलूजन इज, अलूजन क्या होता है ये बताना है। तो अलूजन क्या होता है, जब कोई वर्क होता है, यानी कि अलूजन का मतलब जब कोई वर्क होता है, ये कह रहा है कि अलूजन यानी ए डायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग, या फिर एन इनफॉर्मल वे टू सेइंग समथिंग। अब एक बार कोशिश करें क्या होगा इसका मतलब, अलूजन का मतलब। देखो कहने का मतलब है, क्या होता है कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर कोई वस्तु हो या फिर कोई स्थान या घटना, कुछ भी जिसका आप क्या करें कि कोई ऐसा ही हल्का फुल्का नाम ले दिया, क्या कर दिया, उसका नाम ले दिया, और उसके नाम से क्या है आपके दिमाग में पूरा चित्रण आ गया। यानी किसी एक छोटी सी चीज़ के बारे में, जैसे कहा कहने का मतलब है किसी का भी किसी नाम का या किसी घटना का या किसी व्यक्ति का नाम ले दिया और उससे पता चल गया कि वो व्यक्ति उसके जैसा है, पूरा दिमाग के अंदर चित्रण आ गया। जैसे कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति से कोई लड़का है, उससे बोलिए तुम तो पूरे रोमियो हो रहे हो। क्या हो रहा हो, तुम तो पूरे रोमियो हो रहे हो। तो इसका मतलब रोमियो क्या था, एक प्रेमी था, प्यार करने वाला था। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि वो प्यार के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक है, प्यार को लेकर के। तो रोमियो से पता चल रहा है। तो इसका मतलब है क्या, रोमियो का नाम लिया और आपके दिमाग में पूरा चित्रण आ गया ये कैसा लड़का है। तो इसका मतलब होता है कि यही एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट वे में नाम ले लेना, यानी कि इनडायरेक्ट वे से कोई भी नाम ले लेना, वो क्या होता है आपका अलूजन कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, एक इल्यूजन होता है वो भ्रम होता है, ये अलूजन है। ध्यान रखना इनमें अंतर होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यानी कि एन इनडायरेक्ट रिफरेंस टू समथिंग, यानी कि एन इनडायरेक्ट रिफरेंस टू समथिंग, किसी के बारे में इनडायरेक्ट रूप से एक कोई भी रिफरेंस देना। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा आपका, सी होगा राइट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पे चलते हैं। वन शुड ईट टू लिव, नोट लिव टू ईट, एंड आस्क नोट वाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क वाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। यानी कहने का मतलब है तुम खाने के लिए मत जियो, खाने के लिए मत जियो। कहने का मतलब नोट लिव टू ईट, यानी खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। ये मत पूछो कि देश ने तुमको क्या दिया, तुम ये देखो कि तुमने देश के लिए क्या किया। इसका अर्थ है कि जीने यानी खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। तुम ये मत देखो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम ये देखो कि तुम देश के लिए, तुमने देश के लिए क्या किया। वन सेकेंड। हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो है किसका एग्जाम्पल है, ये आपको फ्रेंड बताना है यहाँ पर। यानी कि जीने के लिए खाना चाहिए, नहीं खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। और पूछो नहीं कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, पूछो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। इसका ये
सही अर्थ है। तो ईट टू लिव और लिव टू ईट, देखो वर्ड बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि ईट टू लिव और लिव टू ईट, इनका क्या है, आपका क्रम क्या है, उलट दिया गया है। शब्दों का क्रम क्या है, उलट दिया गया है। तो जब ऐसे कभी भी शब्दों का क्रम उलट दिया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, काइस्मस कहलाता है। क्या कहलाता है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है, वैसे बहुत सी चीज़ें, यानी कि ईट टू लिव और फिर इसके बाद में है लिव टू ईट, क्रम बदल दिया। तो इसका मतलब ये जो आपका यहाँ पर जो वर्ड ये है, इसका आंसर जो होने वाला वो काइस्मस है। क्या है, काइस्मस है। यहाँ पर ऐसा काइस्मस कहलाता। डिनोमेंट, डिनोमेंट का मतलब क्या है, रिजोल्यूशन, या फिर रिवलेशन, या फिर रिसरेक्शन, या फिर नन ऑफ दी। यहाँ पर डिनोमेंट का मतलब क्या है, डिनोमेंट का मीन बताना है आपको, क्या होने वाला है 56 में। कहने का मतलब है एक ऐसा समय जब नाटक के सारे, यानी कि नाटक का एक ऐसा भाग आता है जहां पर सारे विवाद एकदम सुलझ जाते हैं, यानी अंतिम भाग होता है जहां पर सभी समस्याएं क्या हो जाती हैं, सुलझ जाती हैं, और जो कि क्लाइमेक्स के बाद आ जाता है। और एक किसकी तरह होता है, यानी कि जब सारे विवाद सुलझ जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाता है, तो वो ऐसा जो समय, ऐसा भाग डिनाउमेंट में होता है, उस भाग को हम लोग डिनाउमेंट कहते हैं। और वो डिनाउमेंट जो होता है आपका बिल्कुल रिजोल्यूशन जैसा होता है। कैसा होता है, रिजोल्यूशन जैसा होता है। इसका मतलब राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, आपका ए होगा, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का ही दूसरा नाम डिनाउमेंट है। डिनाउमेंट एंड रिजोल्यूशन इज सेम। राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड। ए पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि ए पीस ऑफ राइटिंग विच प्रेजेंट्स ए करेक्टर्स इनर थाउट इज नाउ एज, यानी कि इंटीरियर मोनोलॉग, एक्सटीरियर मोनोलॉग, सॉलिलिकी, या फिर असाइड। यानी ए पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि एक लिखा हुआ पीस। ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो फ्रेंड क्या है, वो पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखा हुआ। ए पीस ऑफ राइटिंग यानी कि बोला हुआ नहीं है, या लिखा हुआ है। विच प्रेजेंट्स एक करेक्टर्स इन यानी कि करेक्टर्स इनर थाउट, जो कि एक करेक्टर के आंतरिक विचारों को क्या बताता है, बताता है, यानी कि आंतरिक विचारों को बताता है। तो ये क्या कहलाता है आपका फ्रेंड, ये देखना है आपको। तो उसे हम लोग कहते हैं, देखो एक्सटीरियर मिस होता है, एक्सटीरियर मिस होता है वह, और ये जो आपकी नीचे दो दिए हैं एक्सटीरियर मिस वाई होता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। और नीचे के बात करें हम लोग, यहाँ पर दो दिए हैं सॉलिलिकी और असाइड, इनमें दोनों में बोला जाता है, ये बोलते हैं, लेकिन ये केवल लिखा हुआ होता है, तो लिखे से ही हम लोग पहचानते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब है इंटीरियर मिस, आंतरिक हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन बिल भी ए होगा आपका फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, द टर्म डिस्कस इज कंसर्न्ड विद, ये जो टर्म है डिस्कर्स, ये डिस्कर्स जो है वो किसने कंसर्न की थी, किसके साथ कंसर्न की गई थी, ये आपको बताना है। तो इस टर्म का मीन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। इस टर्म का जो मीन होता है वो ये होता है कि समाज के अंदर क्या अच्छा होना चाहिए और क्या बुरा होना चाहिए। इस टर्म का मतलब यही है, यानी कि समाज में जो होता है उसकी क्या अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो हो रहा है समाज में क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही माना जाएगा और क्या गलत माना जाएगा, ये समाज तय करता है। तो उसके लिए जो हम बोलते हैं वो डिस्कर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्कर्स बोलते हैं। तो ये जो टर्म जो था वो कौन थे आपके, मिशेल फैकल्ट हैं। कौन है, मिशेल फैकल्ट हैं। तो इसका मतलब आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, सी है यहाँ पर। कौन सा है आपका राइट ऑप्शन विल बी सी है यहाँ पर फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट 6 करेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, यानी ये वर्क है 6 करेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, ये किसका वर्क है, ये आपको बताना है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये कौन है, हाँ ये लुइजी
प्रेंडेलो हैं, लुइजी प्रेंडेलो हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या है? ए है। क्या है आपका राइट ऑप्शन? विल बी ए है, लुइजी प्रेंडेलो। राइट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है। ये जो एक नॉवेल है, विल्डंग्स मैन, यानी कि विल्डंग्स रोमन जो नॉवेल है वो किसने लिखा है? यानी नॉवेल विच डील्स विथ, यानी किसके साथ डील करता है? यानी वन पर्सन्स यानी फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में बताता है, या फिर वन पर्सन्स मैच्योर ईयर के बारे में, या वन पर्सन्स ओल्ड एज के बारे में, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये एक ऐसे पर्सन्स के बारे में बताता है जो फॉर्मेटिव हो, यानी उसकी फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में बताता है। यानी कि एक व्यक्ति के फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में ये नॉवेल बताता है। यानी कि विल्डंग्स रोमन जो होता है वो एक यानी एक पर्सन की फॉर्मेटिव ईयर के बारे में बताता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अडामोव, बैकेट, जैनेट, आइनेस्को एंड पिंटर, ये एसोसिएटेड, ये किससे यानी कि संबंधित हैं, यानी कि किससे एसोसिएटेड है? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से, या फिर बीट जनरेशन से, या ब्लूम्सबरी ग्रुप से? ये किसके लिए ये जाने जाते हैं, आपको ये बात बताना है। तो यहाँ बताते हैं यहाँ पर। तो ये फ्रेंड ये सभी लोग ये हैं, एडमोब और बैकेट वगैरह हैं, ये जेनेट वगैरह हैं, ये लोग थिएटर ऑफ एब्सर्ड के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं फ्रेंड? थिएटर ऑफ एब्सर्ड के लिए जाने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा आपका? ए होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्टिन एस्लिन, यानी कि मार्टिन एस्लिन क्वाइंड द फ्रेज। मार्टिन एस्लिन ने इनमें से कौन सा फ्रेज को क्वाइंड किया था, ये बताना। पैथेटिक फैलेसी है, पोएटिक जस्टिस है, अफेक्टिव फैलेसी है, या थिएटर ऑफ एब्सर्ड है? तो मार्टिन एस्लिन ने कौन सा वर्ड आपका क्वाइन किया था, ये आपको बताना है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड को मार्टिन एस्लिन ने क्वाइंट किया था। ये जो वर्ड था यानी कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये कौन है? मार्टिन एस्लिन ने ये क्वाइंट किया था। अगला वर्ड है मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक, यानी कि ग्रीक मेथोस, यानी जो मिथ है वो ग्रीक वर्ड मेथोस से आया, सिग्निफाइंग ए स्टोरी विद रिफरेंस टू। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो ये एक क्या चीज़ होता है? मिथोस का मतलब होता है एक स्टोरी या प्लॉट, या फिर ट्रू और इन्वेंटेड। यानी कि राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर। क्या होगा आपका? ए होगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इट इज़ ए मार्क्सिस्ट, यानी मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा, यानी यूजिंग द थिएटर फ्रॉम इट इज। कौन है ये? प्रॉब्लमेटिक थिएटर के बारे में बात करते हैं, ये कौन से? या फिर थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में, या फिर एजिटप्रॉप थिएटर के बारे में, या फिर नन ऑफ दी? ये किसके बारे में बात करते हैं? 64 में आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर आपकी जो है एजिटप्रॉप थिएटर की बात करते हैं। किसकी? एजिटप्रॉप थिएटर की। ये क्या है? एजिटप्रॉप थिएटर है जो मार्क्सिस्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु गिव द न्यूरोमोटो कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री? न्यूरोमोटो कॉन्सेप्ट ऑफ यानी कि न्यूरोमोटो कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री ये किसने दिया था, ये आपको फ्रेंड बताना है। तो ये कहीं कहीं तो देते हैं, ये IA रिचर्ड देते हैं, कहीं TS एलियट हैं, कहीं एलन टेट हैं। तो यहाँ मेरे हिसाब से तो IA रिचर्ड होगा राइट ऑप्शन। ए, IA रिचर्ड हैं, ये राइट ऑप्शन है। यानी न्यूरोमोटो ये जो कॉन्सेप्ट है वो IA रिचर्ड ने दिया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हियर आर द 5 कोट्स, यानी कि 4 कोटेशन दिए हैं जिसके सामने उनके क्रिटिक्स दिए हैं, और ये शेक्सपियर के बारे में है। नोट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये बेन जॉनसन ने कहा था, करेक्ट है बिल्कुल। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ये मिल्टन ने कहा था। इसके बाद और मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, कॉलरेज ने कहा था। ही इज ए यूनिवर्सल पोइट,
ये लॉन्ग ने कहा था। मेलिफ्लुअस शेक्सपियर, थॉमस ने कहा था। यानी कि विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज या फिर आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है और कौन सा नहीं है, ये बताना है। ये पेयर देख लो आप लोग एक बार, सही से देख लो। इसमें से कौन से करेक्ट हैं, कौन से नहीं करेक्ट हैं। तो यहाँ पर ये सभी करेक्ट है फ्रेंड। क्या है? ये सभी करेक्ट हैं आपका। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? डी होगा फ्रेंड। क्या होगा आपका? डी होगा यहाँ पर, ऑल आर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द करेक्ट रिस्पॉन्स। यानी कि द लॉन्गेस्ट प्ले, यानी कि ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट प्ले है हैमलेट विद, जिसमें 4042 लाइन है, 29,551 वर्ड है। एक तो ये बात होगी। दूसरा है द शॉर्टेस्ट प्ले इज़ द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो है छोटा प्ले है विद 1787 लाइन्स एंड 14,369 वर्ड हैं। बताएंगे आप लोग कौन सा रॉन्ग है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, या दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं, तो आपको बताना है। तो देखो फ्रेंड, इसमें गलत वाला बताना है, ध्यान देना, मिस्टेक ना करना। यानी कि ओनली 2 इज़ रॉन्ग, यानी दूसरा जो है वो गलत है और पहला आपका सही है। तो यहाँ पर ये क्या है? टेम्पेस्ट नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए? द कॉमेडी ऑफ एरर होना चाहिए। द कॉमेडी ऑफ एरर, जो कि क्या है आपका सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है। फाइंड द इनकरेक्ट वन। इसमें से कोई एक इनकरेक्ट है। हैमलेट इनडिसिसिवनेस है, या फिर जूलियस सीजर है एक्सेसिव प्राइड, या मेलगोमेनिया है, या फिर ब्रूटस है जो फॉल्ट रीजनिंग है, या मैकबेथ है जो एक्सेसिव सेल्फनेस। अब इसमें से आपके ऑप्शन दिए हैं ओनली ए, ओनली 3, 1 and 2, 3 and 4। यानी ये कह क्या रहा है? इनकरेक्ट बताना आपको फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताओ कौन सा है। हाँ, बताने की कोशिश करें जल्दी से। तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट जो होने वाला है 3 और 4 जो है वो गलत है। 3 और 4, तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन क्या है? डी है यहाँ पर। क्या है आपका राइट ऑप्शन? आपका क्या है? डी है यहाँ पर फ्रेंड। ठीक है, डी। 1 सेकेंड, डी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज द लिस्ट ऑफ द पॉपुलर सीन्स दैट अपीयर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, इन विच प्ले डू दे अपीयर। यानी कुछ ये सीन दिए हैं और ये विलियम शेक्सपियर के किसी प्ले में आते हैं, वो किस में आते हैं वो बताना है। यानी 3 बिचेस सीन, पोटर सीन, डैगर सीन, वैंकट, या फिर स्लीप वॉकिंग सीन। आप सब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सीन है और ये एक ही प्ले में है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 3 बिचेस होती हैं, 3 चुड़ैलें होती हैं, वो भविष्यवाणी करती हैं आपकी। वो किस में करती हैं? मैकबेथ में करती हैं, मैकबेथ के साथ करती हैं जब वो युद्ध जीत के आ रहा होता है। तो इसका मतलब है क्या? राइट ऑप्शन क्या है? ये होगा यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हियर आर करेक्टर्स विद देयर विलव्ड। यानी अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नियों के साथ में कुछ करेक्टर दिए हैं और आपको ये देखना है। द नेम ऑफ द प्लेस आर रिटन बिफोर देम, फाइंड द इनकरेक्ट। इसमें से कोई इनकरेक्ट होगा वो देखना है, कौन सा इनकरेक्ट। अथेलो, अथेलो की वाइफ डेस्टिमोना होती है, सही है। पेरिक्लीज में प्रिंस ऑफ टायर, यानी कि पेरिक्लीज यानी प्रिंस ऑफ टायर जो होता है, पेरिक्लीज विद थाइसा के साथ होता है। और अगला है द टैमिंग ऑफ द श्रू जो होता है, पेट्रूचो विद कैथरीना के साथ होता है। जूलियस सीजर जो होता है, जूलियस सीजर वैसेनियो विद पोर्सिया, जो कि वल्जार या फिर डॉक्टर ऑफ लॉ होता है। और हैमलेट, प्रिंस हैमलेट विद ऑफिलिया। इनमें से आपको बताना है, देखना है कि पहला करेक्ट है या फिर चौथा करेक्ट है, केवल चौथा करेक्ट है, या फिर सभी करेक्ट हैं, फिर या फिर सभी इनकरेक्ट हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इनको सभी को, और देखने के बाद आप सही से इसका राइट बताइए क्या होने वाला है। क्या होने वाला है आपका बताइए। तो जो इसका जो चौथा वाला है ना, पोर्सिया जो होती है, ये तो सही है, जूलियस सीजर बेसानियो विद पोर्सिया। लेकिन ये होती किस में? बेसानियो विद पोर्सिया, ये तो सही है, लेकिन ये जूलियस सीजर की बात नहीं है फ्रेंड। ये प्ले जो होता है आपका एज यू लाइक इट होता है। कौन सा होता है? एज यू लाइक इट होता है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। बाकी सभी आपके करेक्ट में है। देखो कितने सारे क्वेश्चन, इससे एक एक क्वेश्चन में कितने कितने सारे क्वेश्चन हैं। अब इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करें फ्रेंड। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, जिससे और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ।
द नेम्स ऑफ द प्लेस इन विच कॉमिक करेक्टर्स, यानी कि जो नेम है वो प्ले के नेम है और कुछ कॉमिक करेक्टर हैं जो अपीयर आर गिवन हियर, फाइंड द करेक्ट वन। इसमें से कोई करेक्ट बताना आपको। ये जो पोम्पी है मीजर फॉर मिशन में है, स्पीड है टू जेंटलमैन और बेरोना में है, और इसके बाद थैसीटीस है, ट्रॉलिस एंड क्रैसीडाम है, द ग्रैबडिकर्स है जो हैमलेट में है, द पोटर है वो मैकबेथ में। इसमें से ओनली वन, ओनली टू, 2 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। 71 में आपको बताना है क्या होने वाला है, ये देख के बताइए जल्दी से कौन सा राइट होना है, कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पर, तो 2 और 4 ये हमारे लिए करेक्ट लग रहा है। स्पीड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है। हाँ, एक बार मैं चेक करूँ, कुछ मुझे इसमें मिस्टेक लग रहा है, एक बार चेक करूँ, इसमें कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है। यानी कि पोम्पी है मेजर फॉर मेजर, स्पीड जो है आपका, 1 मिनट रुकना, 1 सेकेंड। इसके ऑप्शन सही नहीं है फ्रेंड, इसके जो ऑप्शन हैं वो मुझे सही नहीं लग रहे हैं कहीं तक, तो 1 सेकेंड आप रुकिए। सेवेंटी वन, हाँ, इसमें कुछ जो सीन हैं वो गायब हो गए हैं फ्रेंड। यानी कि जो द पोर्टर है वो मैकबेथ में है, ये भी सही है। द ग्रेव डिगर है वो हैमलेट में है, सही है। और थर्सिस्टेस जो है वो आपका ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में है, सही है। स्पीड टू जेंटलमैन, फ्रेंड यहाँ पर ये ऑप्शन जो है कुछ ऑल आर करेक्ट, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा इसका 71 का वो होगा आपका डी होगा। यानी कि इसका मतलब होगा सभी करेक्ट हैं, इसमें क्या है, ऑल आर करेक्ट होगा। राइट ऑप्शन विल बी डी होगा आपका, डी। ये गलत, ये सारे सही होंगे, ठीक है। हियर आर मैंसनड द नेम ऑफ द स्पीकर्स विद देयर कोटेशंस फ्रॉम, यानी कि ये जो है आपको करेक्ट बताना है। यहाँ पर क्या चीज़ है, कुछ नेम दिए हैं स्पीकर के और उनकी कोटेशंस दी गई हैं, उनको आपको बताना है कौन सा सही है। राइपनेस इज ऑल, यानी कि राइपनेस इज ऑल एडगर किंग लियर, यानी कि जो एडगर बोलता है किंग लियर में बोलता है, एक्ट 5 और सीन 2 में बोलता है। फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, ये 3 विचेस बोलती हैं मैकबेथ में। एक्ट 1 और सीन 1 में ही बोलते हैं। लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, ये एंटोनी बोलता है, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा में, एक्ट 1 और सीन 1 में बोलता है। यू टाउट मी लैंग्यूज एंड माई प्रॉफिट ऊन इट इज आई नाउ हाउ टू कर्स, ये कैलिवन बोलता है। द टेम्पेस्ट एक्ट 1 और सीन 2 में बोलता है। अगला है द बेटर पार्ट ऑफ वालोर इज, यानी कि डिस्क्रिशन, यानी फॉलेस्टॉप बोलता है हेनरी 4 पार्ट 1 एक्ट 5 और सीन 4 में बोलता है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर ओनली 1, ओनली 2, यानी ओनली 3, फिर या फिर ऑल आर करेक्ट। आपको यहाँ से राइट ऑप्शन बताना है क्या होने वाला है। तो इसके भी क्या है, सभी करेक्ट हैं, ये सब क्या है आपके करेक्ट हैं, ठीक। 72 में ऑल आर करेक्ट। राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा आपका, डी होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, डी आपका राइट होगा, ऑल आर करेक्ट फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ पर कुछ ऑथेलो के करेक्टर दिए हैं, उसमें से आपको कुछ इनकरेक्ट देखना है। ग्रेसियानो जो होता है ब्रोदर ऑफ, ग्रेसियानो जो है वो ब्रदर ऑफ ब्रेवेंसियो है। ऑथेलो है, ऑथेलो जो है एक नॉवेल मूर है। कैसियो जो है वो लेफ्टिनेंट ऑफ ऑथेलो है। और आइगो जो है हस्बैंड ऑफ एमेलिया का है।
डेस्टिमोना है डॉटर टू ब्रावेंसियो एंड वाइफ टू अथेलो, और वाइंका जो है मिस्ट्रेस टू आइगो। इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका सही है, यानी कौन सा इनकरेक्ट है। ये आपका 6 वाला नंबर हमें इनकरेक्ट, इनकी 6 वाला जो है आपका इनकरेक्ट है। जो आपका क्या है राइट ऑप्शन क्या होगा, वी होगा। यहाँ पर क्या होगा, वी होगा, बी आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू शेक्सपियर सोनेट। ये शेक्सपियर के सोनेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं आपको, वो देखना है। तो ये आपका दिया है जैसे कि शेक्सपियर सोनेट 145 इज द ओनली सोनेट दैट इज रिटन इन आयामिक टेट्रामीटर में, इसमें 4 पेयर्स ऑफ सिलेबल हैं। अगला दिया है इन्होंने सोनेट नंबर 126 डज नोट कन्फर्म राइमिंग स्कीम, यानी कि इट हैज 6 कपलेट विद द राइम स्कीम ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, इट हैज 12 लाइन्स। तीसरा पॉइंट दिया है सोनेट नंबर 99 हैज 15 लाइन्स इन प्लेस ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की जगह पे 15 लाइन है। द राइमिंग पैटर्न ऑफ द सोनेट 99 इज ए बी ए बी ए सी ए बी ए बी ए सी डी ई एफ जी जी, विच ऑफ द स्टेटमेंट प्रोवाइड अबव इज या फिर आर करेक्ट, ये आपको बताना है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ये तीनों स्टेटमेंट देख लीजिए शेक्सपियर के सोनेट से हैं। यहाँ पर आपको ध्यान से देख लीजिए क्या होने वाला है यहाँ पर। हाँ, इसमें कुछ ही कोड दिए हैं और कुछ कोड इसके क्या हैं आपके कोड जो है पूरे दिए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा होने वाला है। यहाँ पर 74 का आंसर आपका जो होगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों आपके कैसे हैं, ये तीनों के तीनों आपके कैसे हैं, करेक्ट हैं। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा। क्या होगा आपका फ्रेंड, डी होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज ए नैरेटिव पोएम, ये कैसी पोएम है, एक नैरेटिव पोएम होगी। इट इज पब्लिश्ड इज एन अपेंडिक्स, ये एक अपेंडिक्स के रूप में यानी कि अलग से ये पब्लिश की गई थी टू शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर के सोनेट के साथ में। इट इज पब्लिश इन 1609, जो कि 1609 में वाई थॉमस थॉर्प, किसके द्वारा, थॉमस थॉर्प के द्वारा ये पब्लिश किया गया था वर्क, यानी कि सोनेट जो थे थॉमस थॉर्प के द्वारा 1609 में पब्लिश किए गए थे। इट हैज़ 47 स्टेंजा, और इस वर्क के अंदर कितने, यानी कि सोनेट के अंदर कितने 47 स्टेंजा हैं ऑफ 7 लाइन्स ईच, और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन है, 7 लाइन है। इट इज रिटिन इन द राइम रॉयल, और ये कैसे राइम रॉयल, 7 लाइन का जो स्टेंजा होता है वो राइम रॉयल कहलाता है फ्रेंड, आप जानते हैं। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ शेक्सपियर। तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर ही कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन और आंसर दिए हैं। तो इसका मतलब है आपका यहाँ पर कौन सा आंसर होने वाला है, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से ये राइट ऑप्शन है, ये कौन सा होगा, ये लव्स कंप्लेंट, ये लव्स कंप्लेंट। इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये कहानी बताई जाती है। अमेरिका के अंदर एक फीमेल होती है, वो एक यंग वुमेन से लव कर बैठती है, वो अकेली रह जाती है, वो छोड़ के चला जाता है, तो उसकी दुख भरी व्यथा बताई जाती है, लव कहानी, उसका प्यार के बारे में वो शिकायत सी दिखाई जाती है। तो एक ये जो पोएम होती है, वो सोनेट जो पोएम होती है वो कैसी है, एक स्टोरी के रूप में आगे बढ़ती है। तो इसलिए यही आपका राइट ऑप्शन होगा, ए लवर्स कंप्लेंट, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन विल बी क्या होगा आपका, सी होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाउन अपीयर इन टाइटस एंड्रोनिकस में क्लाउन आता है, अथेलो में आता है, विंटर्स टेल में आता है। बताएंगे क्या इन तीनों में आता है कि नहीं आता है, ये बताना आपको। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, 76 का आपका राइट ऑप्शन बताना है आपको क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं आपको, क्लाउन एक ऐसा करेक्टर होता है जो हंसी मजाक जैसा होता है। क्या होता है, जो कि एक हंसी मजाक वाला पात्र होता है। कैसा पात्र होता है, हंसी मजाक वाला पात्र होता है, जो कि एक हमेशा लोगों को हंसाने का काम करता है ज़्यादातर, और ये बहुत सारी कभी कभी बातें कहता है, बहुत सारी गंभीर बातें भी कह जाता है। तो यहाँ पर राइट जो आपका जवाब होगा हमारे हिसाब से, तो वो
डी होगा, यानी 1, 2 और 3, ये तीनों में ही क्लोन आता है आपका, तीनों में ही आता। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा यहाँ पर फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एंटोनी और क्लियोपेट्रा में जो फुलविया है इज द वाइफ ऑफ एंटोनी। नहीं, एंटोनी और क्लियोपेट्रा में फुलविया एंटोनी की वाइफ है, और इस फुलविया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आफ्टर फुलवियास डेथ, यानी कि जब फुलविया की डेथ हो जाती ही मैरिज ऑक्टेविया, वो ऑक्टेविया के साथ शादी कर लेता है। कौन, एंटोनी। वट हिज विलव्ड इज, लेकिन वो वास्तव में किससे प्यार किससे करता है। तो फ्रेंड मैं बता दूं आपको, जो फुलविया होती है वो स्टार्टिंग में ही, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में स्टार्टिंग में ही उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में कुछ राजनीतिक युद्ध वगैरह और शांति को समझते हुए वो एंटोनी क्या करता है, वो ऑक्टेविया से शादी करता है। ऑक्टेवियस की सिस्टर ऑक्टेविया जो होती है उससे शादी कर लेता है, कि कुछ राजनीतिक समझौते वगैरह होते हैं उसके कारण जब वो उससे शादी कर लेता है। लेकिन वो वास्तविक रूप से उससे प्यार नहीं करता है। वो वास्तविक रूप से जो प्यार करता होता है वो इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा से करता है। वो किससे करता है, वो जो इजिप्ट की जो महारानी होती है, वो जिसका नाम होता है क्लियोपेट्रा। क्या नाम होता है, क्लियोपेट्रा होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। वास्तविक रूप से जो उसकी प्रेमिका जो होती है वो क्लियोपेट्रा होती है। ये आपका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या होने वाला है, 78। हियर आर मेंशन्ड द नेम ऑफ द स्पीकर्स विद देयर कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, फाइंड द इनकरेक्ट वन। इसमें से कोई एक इनकरेक्ट बताना है। शेक्सपियर के प्ले के जो कोई राइटर हैं, यानी कि स्पीकर हैं, बोलने वाले हैं, और उनकी कोटेशंस हैं। देखो, ब्लो ब्लो दाउ विंटर्स विंड, ये एमिन्स कहता है एज यू लाइक इट में, जो कि एक्ट 2 और सीन 7 की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, सम राइज बाई सिन एंड सम बाई वर्चू फॉल। कौन कहता है, एस्क्लूस कहता है, टू एंजिलो से कहता है। मीसर फॉर मीसर में एक्ट 2 और सीन 1 में कहता है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नोट स्टैंड, ये कौन, पोर्सिया कहती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में कहती है। एक्ट 4 सीन 1 की बात है। और ब्लेज दी बॉटम, ब्लेज दी दाउ आर्ट, यानी कि ट्रांसलेटेड, तो ये कौन कहता है, क्विंसी कहता है, ए मिडसमर नाइट से ड्रीम में कहता है। एक 3rd सीन 1 में कहता है। इफ म्यूजिक वी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ड्यूक ऑर्सिनो कहता है एज यू लाइक इट के सीन 1 यानी एक्ट 1 और सीन 1 में कहता है। तो मुझे यहाँ पर जो इनकरेक्ट लग रहा है वो आपका 5वां ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि ये बात तो सही है कि ड्यूक ऑर्सिनो ही कहता है ये बात, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन वट, ये एज यू लाइक इट में नहीं कहता, वट किसमें कहता है, 12th नाइट में। ये जो प्ले होता है वो 12th नाइट होता है, उस 12th नाइट के अंदर ये ड्यूक ऑर्सिनो होता है, वहां ये बात कहता है। प्यार में पागल होता है, कहता है यदि म्यूजिक जो है वो भोजन है प्यार का, तो इसे बजाते रहो और बजाओ। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, सी होगा फ्रेंड, यानी 5वां जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोब एंड ब्लैक फ्राइज आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद, ये किससे संबंधित हैं, तो सब जानते हैं हम लोग, ग्लोब थिएटर, ब्लैक फ्राइज, ये सब शेक्सपियर से संबंधित है, जिसमें शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले क्या थे, परफॉर्म हुए थे। तो चैम्बरलैंस मैन ने इसको बनवाया था। अगला है इन 12th नाइट, यानी कि 12th नाइट में द फोरगेट यानी फोर्ज लेटर मींट फॉर मालवोलियो इज साइंड एज, यानी कि मालवोलियो के लिए फंसाने के लिए, उससे बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक यानी कि जाली लेटर लिखा जाता है, फोर्ज लेटर लिखा जाता है, और उस लेटर पे जो नाम होता है यानी कि साइन जो होते हैं वो किसके होते हैं वो बताना है। यानी कि शेक्सपियर का जो नाटक है वो 12th नाइट है, और 12th नाइट में मारिया जो होती है वो मालवोलियो को फंसाने के लिए, मारिया जो होती है वो मालवोलियो को फंसाने के लिए अपने हाथ से एक नकली प्रेम पत्र यानी कि एक लेटर लिखती है। क्या लिखती है, एक लेटर लिखती है, और जो लेटर जो होता है ना
वो ओलिविया के नाम से लिखा जाता है। किसके नाम से लिखा जाता है फ्रेंड? ओलिविया के नाम से लिखा जाता है। लेकिन वो ओलिविया का कहीं भी नाम नहीं होता उसमें। ओलिविया का जो नाम कहीं उस लेटर के अंदर कहीं भी नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन उसके नाम के जो स्थान पर जो साइन किए जाते हैं वो फॉर्चुनेट अनहैप्पी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फॉर्चुनेट अनहैप्पी लिख करके साइन किए जाते हैं, यानी कि इसी के रूप में। तो उससे क्या है, वो मालवोलियो जो होता है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वो कंफ्यूजन के चक्कर में वो समझता क्या है, वो समझता है कि ओलिविया ने हमारे लिए, यानी कि लिखा ऐसे जाता है कि वो ओलिविया ने ही लिखा है। किसके लिए? मालवोली के। जो कि वो क्या होता है, उसका वहाँ पर नौकर होता है। मालवोलियो जो होता है वहाँ पर नौकर होता है, एक दरबारी होता है। तो यहाँ पर क्या है? फॉर्चुनेट अनहैप्पी। राइट ऑप्शन विल बी क्या होने वाला है यहाँ पर? ए आपका राइट ऑप्शन होगा। इसके अदर ऑप्शन आपके नीचे दिए, ठीक है। 80 के बाद 81, हियर आर गिवन सम कोट्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ पोएम, फाइंड द इनकरेक्ट वन। इसमें से कोई एक इनकरेक्ट बताना है 81 में। तो यहां पर कौन सा वाला इनकरेक्ट? तो हमारे हिसाब से फ्रेंड यहां पर आपने पढ़ लिया होगा चौथा वाला, यानी कि ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ये आपकी टिंटन अवे की है, इमोर्टिलिटी ओड की लाइन नहीं है। दैट्स ब्लेस्ड मूड, ये कहाँ से लिया है? ये आपका टिंटन अवे से है। तो इसका मतलब वी ऑप्शन आपका क्या है? इनकरेक्ट है। राइट ऑप्शन विल बी वी। अगला, दीज आर सम कोट्स, यानी कुछ कोट दिए हैं ऑफ द क्रिटिक्स अबाउट ए पोइट हु इज द पोइट रेफर्ड हियर, वन ऑफ द ऑर्नामेंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री जॉन क्रॉ रैंसम। यानी कि ये कह रहा है देयर आर सम कोट, कुछ कोट दिए हैं और जिनके नाम भी आगे लिखे हैं, उन जो क्रिटिक हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो आपको बताना है ये कोट कौन से, क्या चीज़ आगे नीचे कह रहा है कि करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये किससे संबंधित है? देखो, दीज आर सम कोट्स ऑफ द क्रिटिक अबाउट ए पोइट हु इज द पोइट रेफर्ड है, यानी किस पोइट के लिए ये सारे कोट रेफर्ड किए गए हैं। तो देख लीजिए, जॉन क्रॉय रैंसम है। ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, ये जेसी स्मिथ हैं। इन्होंने कहा है द पोइट ऑफ अनपोइटिकल नेचर, जे एस मिल हैं। इन्होंने कहा है ए प्योर सेंसेशनलिस्ट, ये कौन है? गैरोड हैं। ए फिलिस्तीन, ये कौन है? स्वेन वरेन हैं। ये विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ या नन ऑफ दिस, कोई नहीं। इनमें से किसके लिए ये सारे कोट बोले गए हैं फ्रेंड, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट ऑप्शन। ये सभी कोट जो है वो वर्ड्सवर्थ के बारे में कहे गए। किसके बारे में कहे गए फ्रेंड? वर्ड्सवर्थ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर? डी होगा, बी सी सॉरी, क्या होगा आपका? सी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिक्लूज। रिक्लूज के बारे में फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। हाँ, ये रिक्लूज के बारे में। वर्ड्सवर्थ द रिक्लूज रिमेन्स अनफिनिश्ड, यानी रिक्लूज जो थी वो अनफिनिश्ड थी, सही बात है। द प्रील्यूड एंड द एक्सकर्जन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिक्लूज विच विल ट्रीट ऑफ नेचर, मैन एंड सोसाइटी, ये भी बात सही है। द होम एट ग्रेसमियर इज द फर्स्ट बुक ऑफ द रिक्लूज, ये भी बात सही है। द होम एट ग्रेसमियर, ये जो है वो पहली बुक है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से क्या है? यहाँ पर हमारे हिसाब से जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा, क्योंकि ये सभी ऑप्शन क्या है इसके? सही है। डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर सभी ऑप्शन क्या है? यहाँ सही, ठीक है। राइट ऑप्शन डी। इट इज़ वन ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये क्या है? वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम। इट इज कंपोज इन द हार्टेज, यानी कि फॉरेस्ट इन ग्रासमेयर इन 1799, जो कि 1799 में कहाँ? हार्टेज फॉरेस्ट में क्या किया था? कंपोज किया गया था। बट पब्लिश इन 1800, जो कि 1800 में पब्लिश की गई थी। लूसी इज द चाइल्ड ऑफ नेचर, जो कि लूसी के लिए प्रकृति की बच्ची बताया गया था। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर विल टीच हर समथिंग,
यानी कि इट इज रिटन इन 7 स्टेंजास ऑफ 6 लाइन्स ईच, यानी 7 स्टेंजा में लिखा गया था, जिसकी प्रत्येक स्टेंजा जो था वो 6 लाइन का था। इट इज, वो कौन सी पोएम है? डैफोडिल, टिंटन अवे, 3 years सी ग्रू इन सन एंड सॉ, या फिर लूसी ग्रे। इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पर, वो आपको फ्रेंड बताना है। 84 का राइट ऑप्शन बताना है यहाँ पर क्या होगा। 84 का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? सी होगा, यानी 3 years सी ग्रीन सन एंड सॉयर, यानी कि राइट ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इट वर्ड्सवर्थ पोएम, इट इज कंपोज इन 1802 and published in 1807. It follows Wordsworth's theory of poetry. It is based on actual observation and experience. The poet wanders alone like a patch of cloud. In the scene, he sees a large number of flowers by the side of the यानी कि उल वाटर लेक. द साइट ऑफ फ्लावर्स इज, हाँ क्या है, इम्प्रिंटेड ऑन हिज माइंड व्हेन ही लाइज इन ए वैकेंट और pensive mood. He recalls the scenes of flowers in his mind. When he recalls in memory, he gets the same pleasure which he actually experienced. The flowers mentioned in the poem are. देखो इतना सारा कुछ चीज़ें दी हैं इसमें, बहुत कुछ बताया है आपको इसमें। तो ये पोइम देखो, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यहीं से आप समझ जाना चाहिए ये वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम है, डैफोडिल। कौन सी है? डैफोडिल। तो राइट ऑप्शन आपका ये है। यहाँ पर इतना कुछ दिया है इस डैफोडिल के बारे में जानकारी, तो ये आपको पढ़ लेंगे से डैफोडिल्स, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, रूथ इज वर्ड्सवर्थ पोइम which is written in 1799. It is about Ruth who suffers much. The cause of her suffering is an American youth. The poem presents the darker side of the influence of nature. The alternative title of this poem is 86। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो इसका जो दूसरा नाम क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है। तो इसका मतलब दूसरा टाइटल जो है इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है। तो राइट ऑप्शन इसका ए होगा। यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड? ए होगा। राइट ऑप्शन विल बी ए होगा, 86 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ के लिए कौन क्रिटिसाइज करता है? वो नोट प्रैक्टिसिंग हिज ऑन थ्योरी इन हिज ऑन पोएम, यानी कि वो खुद की थ्योरी का ही पालन नहीं करते हैं अपने वर्क में। कुछ अपने वर्क्स में जो वर्ड्सवर्थ साहब हैं वो खुद ही अपनी थ्योरी का अपने उसका पालन नहीं करते हैं। तो वो कौन है, ये कौन कहता है, ये बात बताना। वैसे सही मायने में कहें तो सही मायने में जो है इसका राइट ऑप्शन जो है वो एस.टी. कॉलरिज साहब होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो वैसे कहा जाए तो जब ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो हैं टी.एस. इलियट भी हो सकते हैं, कहीं कहीं से टी.एस. इलियट भी माना गया है और कहीं कहीं से अर्नोल्ड भी माना गया है। तो इसका फ्रेंड आप आंसर ना स्वयं से देखें। क्या देखें? स्वयं से देखें क्या हो सकता है, आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज, हु रिमार्क इज दिस? इसको कौन रिमार्क करता है? ये गॉथे, आर्नोल्ड, शेक्सपियर, सैम्पसन, कौन है यहाँ पर? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? तो ये कोई और नहीं, आपके गॉथे हैं। कौन है आपके फ्रेंड? गॉथे। गॉथे हैं तो गॉथे हैं, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या है आपका? ए है। हु कॉल्स द इमोर्टेलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री? सैम्पसन, एलनॉट, यानी कि वाटर एलन, नन ऑफ दी। 89 का आंसर क्या होगा? बी। ये कौन है? आर्नोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द लिरिकल बैलेड्स एप्रिसिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड?
इंग्लैंड की अपेक्षा ये सबसे ज़्यादा कहाँ अप्रिशिएट किए गए थे, लिरिकल बैलेट्स के लिए कहाँ अप्रिशिएट किया गया था सबसे ज़्यादा, तो वो था आपका अमेरिका। यानी इंग्लैंड की अपेक्षा ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा अप्रोसिएट क्या है अप्रिशिएट किए गए थे, वहाँ पे अप्रिशिएटेड किए गए थे, यानी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता हुई थी। हाँ, द ओनली ट्रू सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज, यानी कि उनका एक ट्रू सोनेट है जिसमें अपनी वाइफ के बारे में, मैरी हचिंगसन के बारे में बात करते हैं, अपनी मैरी हचिंगसन के लिए लिखते हैं लव प्रेम के बारे में। तो जो लव और प्रेम पर आधारित जो उनका एक सोनेट है, ट्रू सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ है, वो कौन सा, वाई आर्ट दाउ साइलेंट, ये है। विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, पोइट्री का सबसे पहला वॉल्यूम जो उनका था वो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था। कौन सा था वर्ड्सवर्थ का, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था, तो यानी कि सी ऑप्शन राइट है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे आर फेमस आर द पोइट्स, यानी कि ये जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी होगा, ये लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट के रूप में ये जाने जाए। प्रिल्यूड जो है इज सैड टू बी, यानी कि स्पिरिचुअल, ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, वर्ड्सवर्थ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के रूप में ही इसे लिखा है। तो प्रिल्यूड क्या है, आपकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ है, ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है। इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स ए सोनेट ऑफ ग्रे, बीच वन, यानी कि ग्रे के किस सोनेट के, यानी कि लिरिकल बैलेट्स में थॉमस ग्रे के किस सोनेट के लिए एग्जामिन किया गया है, किस, यानी कि जिसमें क्या है बताया गया है ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, किसके बारे में, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट के बारे में एग्जामिन किया था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में। राइट ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर, ए है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी देखो पैसेज है, इस पैसेज को आप पढ़ लेंगे और मैं देखो एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, इस पैसेज को पढ़ेंगे और इस पैसेज के आधार पे आप इसके आंसर्स देंगे और मैं आपको आंसर सीधे डायरेक्ट बता दूंगा और आप चेक करेंगे इनके आंसर, ठीक है। देखो आप पढ़ रहे होंगे इसको। देखो पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है, डिसेमिनेशन का मतलब होता है सर्कुलेटिंग, क्या होगा, सर्कुलेटिंग, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए होगा आपका, सर्कुलेटिंग। इसके बाद में है फाइंड द स्टेटमेंट ऑफ मार्शल एमसी लुहान, तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है 97 में, मीडियम इज द मैसेज होगा, मीडियम इज द मैसेज होगा, आप देख लेंगे उसमें पैसेज को पढ़ेंगे और देखेंगे बार बार, ठीक है। इसके बाद हु इज मार्शल एमसी लुहान, एमसी लुहान, तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, ए होगा, वन द वर्ल्ड्स लीडिंग यानी कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा आपका, ए होगा यहाँ पर। 99 है, द वर्ड दैट मीन्स अपोजिंग प्रोग्रेस, 99 इसका क्या होगा, रिग्रेसिव, ये होगा इसका राइट ऑप्शन, रिग्रेसिव। रूरल इंडिया लिव्स इन विलेजेस, द विलेजेस, क्या होगा इसका, द विलेजेस होगा, वी होगा इसका, ठीक। इसके बाद में एक पैसेज और दिया है, इस पैसेज को भी आप पढ़ें, इसके पैसेज को पढ़ें आप ध्यान से, पढ़ते चलें। नेक्स्ट आगे देखें, फ्रेंड्स समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ ना, बाकी आपको पैसेज पूरा पढ़ के इसके क्वेश्चंस लगवाता मैं।
आप पैसेज को आप खुद से पढ़ लें, ठीक है। हाँ, अगला देखो, इसके ये क्वेश्चन है, हु इज द बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सोसाइटी का बैकबोन कौन होता है? वैसे भी आप जानते हैं, वुमेन। इस पैराग्राफ के आधार पे क्या है? वुमेन है। वी है आपका, क्या है? वी है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, 102। ए वुमेन इज द न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली। द राइट मीनिंग ऑफ न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस का राइट मीनिंग क्या है? क्या है यहाँ पर? द कोर, यानी कि सेंट्रल पार्ट, यानी सेंट्रल पार्ट। द कोर सेंट्रल पार्ट का मतलब ए ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइट वर्ड यूज्ड इन द पैसेज फॉर, यानी कि मैनीफोल्ड, यानी कि मैनीफोल्ड, यानी कि 103। इसका देखेंगे मैनीफोल्ड का जो मीनिंग होगा क्या होगा पैसेज में, पैसेज के अकॉर्डिंग तो मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल है, मल्टीपल है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ रूरल वुमेन आर द की जनरेटेड फॉर अचीविंग। ठीक है, इसका बताना है 104 का। तो यहाँ पर आपका कितने हैं? 1 2 3, क्या होगा? 1 2 3। यहाँ पर कुछ ऑप्शन गलत हैं आपकी। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका कुछ ऑप्शन गलत हैं, तो इसका मतलब 1 सेकेंड, सॉरी, 1 2 और 3, ये आपका आंसर तीनों आएंगे इसमें, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर के आधार पर। 1 2 और 3। नेक्स्ट क्या है आपका? फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट टाइटल। अप्रोप्रिएट टाइटल क्या है? वुमन, यानी कि एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट है यहाँ पर। तो टाइटल जो अप्रोप्रिएट टाइटल है ए है आपका, यहाँ पर क्या है आपका? ए है, वुमेन एम्पावरमेंट। क्या है आपका? वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड, फाइंड द इनकरेक्ट वन। ये कुछ कोड दिए हैं, एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैशनेट स्पेंड पैराडाइज रिगेंट से है ये। अगला है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड बैट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से है। सन्स ऑफ बेली आल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन, ये पैराडाइज लॉस्ट से है। अगला है, यानी कि सॉलिट्यूड इज सम, यानी कि समटाइम द वेस्ट सोसाइटी, ये पैराडाइज लॉस्ट बुक यानी कि 4 से है। इसमें आपको क्या बताना है? फॉलोइंग कोड फाइंड द इनकरेक्ट बताना आपको फ्रेंड। इनकरेक्ट क्या होगा? इनकरेक्ट क्या होगा? तो ये जो पहला वाला कोड जो है, यही वाला इनकरेक्ट है फ्रेंड। ये सैमसन एगोनिस्ट से है। किनसे? सैमसन एगनिस्ट से है, एगोनिस्ट से है। ये पैराडाइज रिगेंट से नहीं है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पर पहले के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? ए वाला आपका राइट होगा। यानी ओनली 1 जो है वो इनकरेक्ट है। कैसा है? ओनली 1 जो है वो आपका फ्रेंड इनकरेक्ट है, ठीक है फ्रेंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैराडाइज रिगेंट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, आपको बताना है। तो यहाँ पर ये 4 दिए हैं। पैराडाइज रिगेंट जो 1671 में मिल्टन का एपिक पोइम है, जो कि ब्लैंक वर्स इन 4 बुक्स में आई थी। और मिल्टन कंपोज इट एट हिज कॉटेज इन चार्लफोर्ट सेंट गाइल्स इन बकिंगम शायर में लिखा था इसने, कंपोज किया था इन्होंने। द कंपोज इट एट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड डॉक्टर थॉमस इलवुड की उस पर किया था इन्होंने। पैराडाइज रिगेंट हैज़ 2065 लाइन, वाइल पैराडाइज लॉस्ट कंटेंट 10,565 लाइन में है। तो यहाँ पर आपके ये सभी करेक्ट हैं। क्या हैं? सभी करेक्ट हैं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? यहाँ पर डी होगा फ्रेंड, यानी कि ये सभी ऑप्शन क्या है आपके? करेक्ट हैं। सैमसन, मनोआ, द गवर्नर ऑफ गाजा, डालीला,
हरप्पा आर द करेक्टर्स दैट अपीयर इन मिल्टन, किसमें, ये सबको पता है, सैमसन एगोनिस्ट, यानी कि एगोनिस्ट में है। सैमसन क्या है बोल नहीं मिल रहा है सही से, एगोनिस्टी निस्ट, सैमसन एगोनिस्ट है, सैमसन एगोनिस्ट में है ये सभी करेक्टर। तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन राइट है आपका। हियर आर द पॉपुलर नेम ऑफ द सोनेट्स ऑफ मिल्टन अलॉन्ग विद देयर फर्स्ट लाइन, कंसीडर दैम एंड फाइंड द इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। टू द, यानी कि कुछ ये क्या है, सोनेट है, और उन सोनेट की क्या है, पहली लाइन है, यानी सोनेट का नाम और उनकी पहली लाइन है। तो आपको पता करके बताना है कौन से मैच सही हैं और कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है। टू द नाइटिंगेल, ये जो है, ओ नाइटिंगेल दैट ओन यू ब्लूमी स्प्रे, ये पहली लाइन है क्या, ओन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 21, तो यही इनकरेक्ट है फ्रेंड, ये 21 नहीं है, यहाँ पर 23 है, 23rd है। तो यहाँ पर यानी कि दूसरा वाला किसमें ऑप्शन, यही, तो यानी कि बी इज इनकरेक्ट, यानी कि इसमें ओनली 2, ये क्या है, इनकरेक्ट है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, वन ऑफ मिल्टन फ्रेंड्स वाज ए म्यूजिशियन, आइडेंटिफाई हिम, यानी कि कौन थे उनके म्यूजिशियन, कौन थे, तो वो हेनरी लॉस थे। कौन थे, हेनरी लॉस थे। राइट ऑप्शन विल बी वी होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका, वी, हेनरी लॉस थे, ठीक है। काफ़ी टाइम हो रहा है। यानी कि दाओ द पोइम इज रिटिन ऑन मिल्टन फ्रेंड एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग इज नोट इट्स रियल सब्जेक्ट, यानी कि अनसर्टेनली एंड torment, it is something more than a pastoral elegy, this description is about, किसके बारे में, तो वो लिसिडस था, यानी एडवर्ड किंग के बारे में, जो सी में डूब कर उनकी मौत हो गई थी, तो उनके ऊपर उन्होंने एक वर्क लिखा था, पोएम लिखी थी, वो उसका नाम था जो लिसिडस था। क्या था, लिसिडस थी, जो अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के ऊपर लिखी थी। ही इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, ही, यानी कि ही रिजाइंस इन कोर्ट्स एंड प्लेसेस, हु इज ही, वो कौन था, वो बेलियाल था, जो वायलेंस वगैरह के लिए जाना जाता था, लस्ट और बेलियाल, यानी कौन था, बेलियाल था, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरी, रॉबर्ट हैरी, रिचर्ड क्रैस, यानी कि रिचर्ड लवलेस, हेनरी वकनन एंड एंड्रू मार्वेल आर मिल्टन्स, ये कौन है, मिल्टन के कॉन्टेम्परेरी हैं, ये सभी क्या हैं आपके, मिल्टन के कॉन्टेम्परेरी हैं, कॉन्टेम्परेरीज। तो सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। मिल्टन रोट ए लैटिन, यानी कि लैटिन पेस्टोरल टू एक्सप्रेस हिज सॉरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डायोटी, इट हैज सम सिमिलुएट, यानी कि सिमिलिट्यूड टू लिसिडस आइडेंटिफाई इट, क्या है, यानी कि एपिथेलमियम डेमोनिस, ये क्या है, एपिथेलमियम डेमोनिस, यानी कि राइट ऑप्शन क्या है आपका, ए है आपका, एपिथेलमियम डेमोनिस। Which one of the following is an attack on the political corruption of the clergy in the English church and a plea for democracy in the structure of the church? ये क्या है, ऑफ रिफॉर्मेशन, किसमें बात होती है, ऑफ रिफॉर्मेशन, राइट ऑप्शन इज ए है आपका, क्या है यहाँ पर, ए है। अगला है द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर, टेटा, यानी कि टेट्राकोडन एंड कोलेस्ट्रियन आर द 4, यानी कि ट्रैक्ट ऑफ डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स के ऊपर ये 4 इनके ट्रैक्ट हैं। हु रूट दैम, सेले, मिल्टन, शेक्सपियर, तो ये मिल्टन है आपके, राइट ऑप्शन क्या है, वी है। अगला, द टाइटल ऑफ एरियोपेजिका इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए स्पीच विच वाज एड्रेस्ड टू द, यानी कि एथेनियन कोर्ट ऑफ द एरियोपेगस, यानी कि द स्पीच वाज एड्रेस्ड बाई, किसके द्वारा, किसके द्वारा, आइसोक्रेट्स के द्वारा, किसके द्वारा, आइसोक्रेट्स के द्वारा। इसका टाइटल क्या है, ये क्या है, आइसोक्रेट्स। इट इज ए प्ले बाई गाल्सवर्दी, यानी गाल्सवर्दी के द्वारा। ये किस प्ले की बात हो रही है, आप देख लें, ये पूरा प्ले, ये बहुत कुछ दिया है इसके बारे में। तो ये जो बात हो रही है आपकी, जस्टिस की बात हो रही है, यानी कि क्या है ये, विलियम फाल्डर किस में होता है, जस्टिस में होता है आपका।
तो ये बात जस्टिस की हो रही है। डी 1910 में आया था। ये गाल्सवर्दी के कोट हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम गाल्सवर्दीज वर्क, फाइंड द करेक्ट। कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है, कौन सा इसमें करेक्ट है ये बताना। तो ये सभी करेक्ट हैं आपके, एक बार देख लीजिए, ये सभी के सभी क्या हैं आपके करेक्ट हैं। गाल्सवर्दी से ज़्यादा कोट नहीं आता है, कभी आ जाता है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये सभी क्या हैं आपके करेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट। हाँ, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन ए हाउस, यानी वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल। तो यहाँ से ये एंथोनी कहता है, यानी एंथोनी कहता है इन हिज टाइप, ये तो सही है। ए मैन डज नॉट सकम लाइक दैट ए मूवमेंट इफ ही इज़ ए क्लीन माइंड एंड हैबिट ही इज रोटन। तो ये कौन कहता है, जेम्स अबाउट फॉल्डर इन जस्टिस में कहता है। देख लीजिए इसमें कौन सा होने वाला है राइट। तो यहाँ पर भी ये सभी के सभी क्या हैं, राइट ही हैं, ऑल आर करेक्ट। राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर फ्रेंड, डी है 120 का भी। नेक्स्ट आपका 21 देखते हैं। विच प्ले मेड ए ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंटेरियन एंड ऑफिशियल सर्कल अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी। इस किस गेम की बात हो रही है, किस प्ले की बात हो रही है, इसमें कौन सा प्ले है ये 121 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर ये बात जो हो रही है हमारी जस्टिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है फ्रेंड, ये बात हो रही है हमारे जस्टिस की। तो राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। 122 है, इन विच नोवेल डज गाल्सवर्दी इलुस्ट्रेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहेबिशंस एंड वेरीज एट द मैन ओवरकम्स इन हिज इंट्रेंड। तो आपका ये राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सेंट्स प्रोग्रेस है। ये राइट ऑप्शन ए है यहाँ पर, द सेंट्स प्रोग्रेस। अगला है आउट ऑफ दीज, यानी कि डेंसी डी लेविस बिन्सर कैंजिन ट्रेंड्स, ये जो सब हैं ये फाइंड इट आउट, यानी कहाँ अपीयर होते हैं, किस में। तो ये कौन सा प्ले है, ये सारे के सारे ये लोग, सभी के सभी लोग ये कौन से प्ले में अपीयर होते हैं। तो ये आपका जो प्ले यहाँ पर लोलिटीज है, क्या है आपका लोलिटीज है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ये सब के सब ये लोलिटीज में मिलते हैं। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद, ये किसके साथ में ये इसकी लाइन की एंडिंग होती है, तो बताना। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड बैट, ये इसी के साथ में इसकी इस पोएम की क्या होती है, एंडिंग होती है। ये जॉन मिल्टन साहब की है, उनके जब अंधे हो जाते हैं वो तब ये बात कहते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑल दीज लॉफ्टी आइडियाज दैट कैन नोट द लिव अप लिबर्टी, यानी इक्वलिटी डेमोक्रेसी, सी व्हाट कम्स ऑफ फाइटिंग ऑफ दैम, वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर, कहाँ पर ये सभी की सभी लाइनें अपीयर। द रूप द स्किन गेम किस में होती हैं, 125 का आपको बताना, यानी कि द विंडोज है, क्या है इसमें आपका आंसर। तो ये आपका जो आंसर है राइट ऑप्शन है आपका सी है, द विंडोज। क्या है आपका, द विंडोज में ये सभी अपीयर होती हैं। तो आज आप सभी हमारे साथ बने रहे, हमने 125 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया। ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। और चैनल को ज़रूर फ्रेंड क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। आप पहली बार आए हैं तो मैं देखो एलटी के लिए लाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट, सोच रहा हूँ कि एलटी के लिए मैं प्रैक्टिस कराऊँ कुछ बहुत बेहतर करके, 120 क्वेश्चन लेके पूरा प्रैक्टिस लेके कराऊँ, कुछ क्वेश्चन कराऊँ। तो जिसके लिए आप सपोर्ट, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप सपोर्ट करिए। और बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आई है दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।